अब हम आपको यह बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस बार ईवीएम की बजाय मतदान के आंकड़ों में गड़बड़ी करने का आरोप क्यों लगा रहे हैं और क्या मतदान के आंकड़ों से छेड़छाड़ करके उन्हें गलत तरीके से बढ़ाकर दिखाना संभव है। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि तीसरे चरण की वोटिंग के नए आंकड़े क्या कहते हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था तीसरे चरण की वोटिंग हुई थी, अब नए आंकड़े आए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 93 सीटों पर 65.2% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से यानी 2019 से सिर्फ 0.8% कम है। यानी लगभग उतनी ही वोटिंग हुई है कल 93 सीटों पर जितनी 2019 में हुई थी। पिछली बार इन्हीं 93 सीटों पर 66% वोटिंग हुई थी, इस बार 65.19% हुई है, जो कि लगभग उतनी ही मानी जाएगी। थोड़ा सा फर्क है 19-20 का। जिन राज्यों में पिछली बार से कम मतदान हुआ उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख है। गुजरात में 5%, पश्चिम बंगाल में 4.2%, बिहार में 2.7%, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 2.5%, मध्य प्रदेश में पिछली बार से 0.2% मतदान इस बार कम हुआ है। लेकिन कर्नाटक, असम और छत्तीसगढ़ में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई और इनमें भी कर्नाटक की 14 सीटों पर पिछली बार से 2.8% ज्यादा मतदान हुआ है। पिछले चुनाव में बीजेपी को तीसरे चरण की 93 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार इन 71 सीटों में से 44 सीटों पर पहले के मुकाबले 1 से 10% मतदान कम हुआ है और 27 सीटों पर पहले के मुकाबले 0.1% से 6% तक ज्यादा मतदान हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो तीसरे चरण में बीजेपी की 62% सीटों पर पहले से कम मतदान हुआ और 38% सीटों पर पहले से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो यह कहती हो कि मतदान ज्यादा होने का मतलब यह होता है और कम होने का मतलब यह होता है। कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो यह कहे कि अगर मतदान ज्यादा हुआ है तो वो सरकार के पक्ष में जाता है, सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में जाता है, और अगर कम हुआ है तो वो उनके खिलाफ जाता है या विपक्ष के पक्ष में जाता है। या फिर उल्टी थ्योरी कि अगर ज्यादा मतदान हुआ है तो वो बदलाव के लिए हो रहा है। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। इससे पहले हमने बहुत स्टडी किए, अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, हर चुनाव की अलग कहानी होती है। हर चुनाव में वोटर और नेताओं की, पार्टियों की अलग केमिस्ट्री होती है और हर बार अलग नतीजे आते हैं। ज्यादा वोटिंग के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टियां हारती हैं, ज्यादा वोटिंग के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टियां बनी रहती हैं। कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब इसमें नहीं जाते कि ज्यादा वोटिंग का क्या मतलब है और कम वोटिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पिछली बार जो 4 सीटें जीती थी उनमें से 2 सीटों पर पहले से कम मतदान हुआ और 2 सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ और कांग्रेस के मामले में यह स्थिति 50-50% की है। आधी सीट पर इधर, आधी सीट पर उधर। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दल मतदान के इन आंकड़ों को अब शक की नजर से देख रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस बार बीजेपी मतदान प्रतिशत को गलत तरीके से बढ़वाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। देखिए बड़ा शिफ्ट क्या है। पहले कहा जाता था कि ईवीएम में सेटिंग कर ली गई है, ईवीएम को सेट करके बीजेपी चुनाव जीत जाती है। इस बार यह कहा जा रहा है कि ईवीएम सेटिंग नहीं, बल्कि धीरे धीरे कई दिनों के बाद जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं, नकली जो वृद्धि है वो दिखाई जा रही है वोट प्रतिशत में। ऐसा आरोप है। विपक्षी दलों का आरोप है कि 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर 60% वोटिंग हुई, जो बाद में 30 अप्रैल को बढ़कर 66.1% हो गई। इसी तरह 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 88 सीटों पर 61% वोटिंग हुई, जो बाद में 30 अप्रैल को बढ़कर 66.7% हो गई। यानी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने वोटिंग के बाद मतदान प्रतिशत को हर बार 5 से 6% तक गलत तरीके से बढ़वा लिया और इस बढ़े हुए मतदान से ही वो गड़बड़ी करके चुनाव जीतना चाहती है। और यह आरोप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए। लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक इन आरोपों में रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। चुनाव आयोग ने इन सारे आरोपों का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े कभी भी वोटिंग वाले दिन नहीं आते हैं और वोटिंग के बाद मतदान से जुड़ा डेटा लगातार संशोधित होता रहता है, लगातार बदलता रहता है। और इसका कारण यह है कि बहुत सारे पोलिंग बूथ सुदूर इलाकों में होते हैं या ऐसे पहाड़ी इलाकों में होते हैं जहां से वोटिंग के आंकड़ों की पूरी जानकारी
शाम 7 बजे या 8-9 बजे तक भी मिल नहीं पाती। सारा डेटा आने में समय लगता है और इसी वजह से ये आंकड़े शाम 7 बजे के बाद भी संशोधित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। दूसरा, यह आरोप भी गलत है कि चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में चोरी छिपे बदलाव किए हैं, यानी बिना पारदर्शिता के बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग का एक मोबाइल ऐप है जिसे वोटर टर्नआउट कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कार्यकर्ता और आम जनता भी यह देख सकती है कि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कितना मतदान हुआ है और शाम 7 बजे के बाद भी मतदान प्रतिशत में कितना बदलाव आया है। और ये जो वोटर टर्नआउट नाम का जो ऐप है, ये लगातार बदलता रहता है और इसमें जो रियल टाइम फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, वो आते रहते हैं, इसलिए लगातार इसमें संशोधन होता रहता है। तीसरा, किस पोलिंग बूथ पर कितना मतदान हुआ, इसके लिए एक फॉर्म आता है जिसे 17C फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म पर पोलिंग बूथ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ उन पोलिंग एजेंट्स के भी हस्ताक्षर होते हैं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की तरफ से पोलिंग बूथ पर बैठे होते हैं। और इसीलिए आप खुद सोचिए, अगर राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स ने ही इस फॉर्म पर खुद हस्ताक्षर किए हैं और इसके बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े तब आए हैं, तो इसमें फिर धांधली कैसे हो सकती है। चौथा जवाब चुनाव आयोग का यह है कि विपक्ष का यह दावा भी गलत है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद 19 अप्रैल को शाम 7 बजे तक 60% मतदान हुआ। सच्चाई यह है कि उस दिन शाम 7 बजे तक 62.87% वोटिंग हुई थी और बाद में यही डेटा संशोधित होने के बाद 66.1% तक पहुंचा। और यहां एक और बड़ा पॉइंट यह है कि कई संसदीय क्षेत्रों में शाम को 6 बजे तक और कुछ क्षेत्रों में शाम को 6 बजे के बाद भी वोट डाले गए थे। इसलिए यह कहना कि उस दिन शाम को 7 बजे जो आंकड़े आए उनमें बाद में संशोधन क्यों किया गया, यह गलत है। सच्चाई यह है कि डेटा को इकट्ठा करने में समय लगता है। जैसे जैसे सारे आंकड़े चुनाव आयोग को मिलते हैं, वो मतदान प्रतिशत को अपडेट करता है और इस बार भी यही हुआ। इसमें कोई गड़बड़ी कहीं से भी नहीं की गई है। तो बड़ी बात यह है कि जब 7 बजे जो मतदान के आंकड़े आते हैं वो असल में अपडेट होते रहते हैं। 7 बजे भी आपको कम मतदान के आंकड़े मिलते हैं और धीरे धीरे वो अपडेट होते हैं। उसमें जिन क्षेत्रों में देर तक वोटिंग हुई है इसलिए उनका डेटा देर से आता है और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां से भी डेटा आने में देरी होती है। और मैं आपको बताता हूं, जिस ऐप की हम बात कर रहे हैं, ये ऐप मेरे पास भी है। मैंने अपने मोबाइल फोन में इसे डाउनलोड करके रखा है और मैं कई बार जब आपको भी, अपने दर्शकों को भी ये बताता हूं या कभी मैं ट्वीट भी करता हूं, तो इसी ऐप को देखकर मैं ट्वीट करता हूं और इसमें रियल टाइम में लेटेस्ट डेटा वोटर टर्नआउट का आता रहता है। और इस समय भी जब मैं इसको देख रहा हूं तो जो आखिरी मतदान हुआ है फेज 3 का 7 तारीख को, वो 65.68% इस समय ये जो ऐप है ये दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, अगर आप और करीब से इसको दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये वो ऐप है और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लेटेस्ट हर राज्य का और ओवरऑल वोटर टर्नआउट की फिगर्स जो हैं आपको दिखाई देती रहेंगी। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे, देश के लोगों को भी, कि इलेक्शन कमीशन का जो ये ऐप है इसका नाम है टर्न आउट ऐप। आप भी इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और आप भी दिन भर जब भी वोटिंग होगी आप भी लगातार लेटेस्ट आंकड़े वोटिंग के इस ऐप में देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऊपर नीचे करने की जो संभावना है या आशंका है वो नहीं है।